वारिस पठान जी, आज इंतजामिया कमेटी जो है ज्ञानवापी मस्जिद की, उन्होंने इंटरवेंशन की है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है, और उसका अगर आप लैंग्वेज पढ़े तो वो प्रेयर, आप तो लॉयर है समझते होंगे, वो प्रेयर कम है, धमकी ज्यादा है। कह रहे हैं कि अगर कुछ आपने किया डिक्लेरेशन जो पेटिशनर ने मांगी है तो इसके जो नतीजे होंगे वो ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे, देश का सौहार्द खराब हो जाएगा, देश में वायलेंस हो जाएगी, पार्टीशन हो जाएगी, इस तरह की भाषा क्या किसी प्रेयर में इस्तेमाल होती है? नंबर एक। और नंबर दो, धमकी किसको दे रहे हैं? आप तो अम्बेडकर जी में मानते हैं ना? बिल्कुल। देखिए नविका जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि आज तो 6 दिसंबर है, ब्लैक डे डेमोक्रेसी का है। 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर यही चलता रहा देश के अंदर तो देश को किस दिशा में लेकर आप चले जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही सब चीज को मद्देनजर रखते हुए बना था 1991 में कि आगे से जो भी धार्मिक स्थल हो 15 अगस्त 1947 तक के उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। मगर ये नहीं समझ रहे, ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं, सर्वे कराने की बात करते हैं। और आप हम तमाम ने देखा कि सर्वे के नाम के ऊपर ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ, हमारा वजू खाना सील कर दिया गया। सर्वे के नाम पर संभल में हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए 5 मुस्लिम युवा। और आपका टॉपिक ही है प्रोग्राम, जब जो मस्जिद कमेटी है जिसने गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा है ना, हम तो पहले से बोलते आ रहे कि अगर आप इसी तरह सर्वे करते रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में आप नफरत फैलाते रहे, तो हमारा देश तो वही 92 के एरा में चले जाएगा। तो जब 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा क्या हुआ? उसका इंटेंट और इंटेंशन तो एक ही था ना कि देश में नफरत खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब जो थी वो बनी रहे। मगर आप तो सबको खत्म करने के चक्कर में आ गए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हो। तो उसमें कहा है कि एएसआई जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर वो लागू नहीं होती है। सुनिए, जब पूरा एक्ट तो नहीं मान सकते। बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। जब पार्लियामेंट में लोअर हाउस में और अपर हाउस में चर्चा हुई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उस वक्त सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा किया गया था। उसमें एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी थे, उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहां जहां मॉन्यूमेंट, दरगाह, मस्जिद वगैरह मंदिर थे, सब चीज को मद्देनजर रखते हुए चर्चा हुई और सबको मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया। अभी आप अगर लाओगे कि नहीं उसके अंदर टेक्निकल ये निकाल के कि एएसआई हमको सर्वे अलाउड है, अरे एएसआई ने जो पिटीशन डाला था वो पिटीशन थी राइट ऑफ वे के लिए संबल में, लेकिन आधा एक्ट कभी भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते, करना है तो पूरा करना होगा। लेकिन सुधांशु जी, ये वारिस भाई कह रहे हैं कि बड़ा डिस्कशन हुआ था। मेरी जहां तक जानकारी है ये बिल हबड़ तबड़ में पास नहीं, मेरी जो जानकारी है कोई जाके चेक कर ले, डिस्कशन बीच में रोक देना पड़ा था और बिल तुरंत पास कराना पड़ा था, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट उभर के सामने आ रहे थे कि उस समय की गवर्नमेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा था। जैसा भी वारिस पठान जी ने कहा, भाई उसमें क्लियर कट लिखा है कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चलिए वो भी मैं मान लूं, ये एक ऐसा विचित्र एक्ट था भारत के इतिहास का जो कहता है कि 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। पर रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ये एक्ट में कहीं नहीं लिखी। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टर था ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो काशी विश्वनाथ में यही तो विषय है कि 15 अगस्त 47 को अगर वहां तहखाने में पूजा होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर तो 1993 में बदला गया। और जो संभल का इश्यू है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में था 1947 में, वो ग्रेजुअली एक रिलीजियस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकल जाएं तो आपको बहुत साफ समझ में आता है। और वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब जो धमकी देने की बात है, तो आज आपने कहा ना 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे, मैं यंग एज में मुझे याद है, छत के ऊपर 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा से का बुलेटिन आता था और उसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, उनका जानते हैं, कोई रिकॉर्डेड हो तो बीबीसी में जाकर कोई सुन सकता है। उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से ये अपील करते हैं कि अमन और चैन बना के रखे। एंड द सेम शाही इमाम 1987 वोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो,
तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं। तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी के पास पुरानी मीडिया रिपोर्ट हो तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना, घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और उन्होंने कहा था जिस दिन ये ईंट टूट गई एक भी, ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और मैं एक और लोग याद दिलाना चाहते हो, सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी भव्य बना है, और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है, और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं भारत में व्यापार की बात करने के लिए। और लास्ट में एक बात और, सर गंगा जमनी तहजीब इसलिए है ना, दारुल उलूम देवबंद और मतलब देवबंदी और बरेलवी दोनों गंगा जमुना के मैदान में रहते हैं। सर जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं एक दूसरे को मारने लगते हैं, अगर दसला फराद के मैदान में चले जाते हैं सीरिया इराक में जवाब काटने लगते हैं। दो चीज का जवाब आपको दूंगा। एक तो बाबरी मस्जिद का आपने कहा, तो मैं तो आज भी बोल रहा हूं, मेरा मान्यता है। विष्णु जैन जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। स्वागत। दो चीज सुधांशु जी ने बहुत कही, मैं उनके ये वापस याद दिलाता रहूंगा। सुधांशु जी, मेरी मान्यता तो आज भी है, मेरी आस्था आज भी है कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। आपने धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन आज देश ने एक चीज देख लिया है पूरी तरह से, दुनिया ने एक चीज देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया था कि वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन आज एक प्रमाण पूरा दुनिया देख रही कि मस्जिद को वाकई में शहीद करके तोड़ के आपने मंदिर में बनाया है। बात नंबर 2, आपने कही बाल ठाकरे साहब खुश हुए थे, बिल्कुल बाल ठाकरे साहब, और ये साथ में आजकल कांग्रेस और समाजवादी। 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी जो इलेक्शन गए, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी को, कांग्रेस साथ में थी, समाजवादी साथ में थी। आज उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो है, उनका जो मेन नेता है मिलिंद करके, उन्होंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट करके बोल रहे मालूम है? हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। सोचिए 90% मुसलमानों के वोट लेने के बाद आज ये महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों के साथ धोखाबाजी, गद्दारी के जरिए, इसका आप कौन जवाबदारी देगा? मैं तो कांग्रेस वाले को बोलूंगा, मैं तो समाजवादी वाले को बोलूंगा, मैं राष्ट्रवादी को बोलूंगा कि शरद पवार जी आइए, बताइए क्या आप इस बात का खंडन करते हैं, आप इस बात का सपोर्ट करते हैं कि 90% जिन्होंने आपको वोट दिया उनका नेता आके बोल रहा है कि हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। अब ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये मुसलमानों की पीठ में खंजर नहीं भोंका तो क्या हुआ? आप बार बार बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि यहां कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके नीचे एक स्ट्रक्चर था, लेकिन वो इस्लामिक नहीं था। एक मिनट, मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसने कहा 12वीं शताब्दी से पहले यहां पर कोई मंदिर था, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। और मैं चुनौती से कहता हूं, अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नकार दें तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज नहीं है। जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं बचता है। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूंगा, लोग कैसे लड़ाई लगाते हैं। सुनिए, इसी हिंदुस्तान में सर, एक मिनट, इसी हिंदुस्तान, सर पूरी बात सुन लीजिए, इसी हिंदुस्तान में एक और मस्जिद तो शहीद हुई, चरारे शरीफ, सदियों पुरानी मजार जलाकर खाक कर दी गई और मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। एक मुसलमान उसके लिए छाती नहीं पीटता। और किस लिए शहीद की गई? कि मजार कुफ्र है। बताइए, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद, एक मिनट सर, हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिए, किसी ने नहीं कहा कि वो नापाक हो गई। इनको लड़ाई लगवानी मुसलमान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा कहा, उसे बाबरी मस्जिद कह कर इन लोगों ने लड़ाई लगाने का काम किया। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ, उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे। और एक मस्जिद आपने छीन लिया सुधांशु जी, अब और हम मस्जिद आपको छीनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। संविधान के दायरे में धमकी है क्या? नहीं, ये धमकी है क्या? यही जमात ने आज कोर्ट में भी कहा। आप बार-बार ये कहते हैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते संविधान कहां से आ गया? जब आप अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं मानते, जब आप कोर्ट की प्रक्रिया नहीं मानते, तो संविधान के आप कैसे बिलीवर हो गए? लेकिन मैं जमाई साहब से पूछना चाहती हूं, अमीक जमाई साहब, एक तो ये बोलते हैं जो बोलते हैं, दूसरी तरफ से राम गोपाल यादव जी बोलते हैं। राम गोपाल यादव जी कहते हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवा रहे हैं। आज उन्होंने कहा
हाँ होगा ही। अगर इस तरह से कोर्ट में दायर किए जाएंगे पिटीशंस तो अशांति होगी। मैं पूछना चाहती हूं, किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? क्योंकि 92% वोट आपका मुसलमानों से आता है। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शंस दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन को 92% मुसलमानों का वोट मिला, तो बस उन्हीं के लिए, एक वोट बैंक के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं। बात से मुसलमानों की नहीं नाविका जी, आपका कार्यक्रम पूरे देश में इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे होंगे। आप बात कर रही हैं कि जो सांप्रदायिक उन्माद है, पोलराइजेशन की जो राजनीति है इस देश के अंदर, शिलान्यास से आप उठाइए, राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी और जो ये आंदोलन इस देश में चलाया गया, इस देश को क्या मिला? आखिर में सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस देश के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर, और विशेषकर मुसलमानों ने मिलकर आगे बढ़कर अपने देश के हिंदू भाइयों के लिए, सौहार्द के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, भाईचारे के लिए हमने कहा ठीक है, अगर इससे इस मुल्क में अमन आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, एक ईटा पूरे देश में, एक नाराजगी का इजहार, एक प्रेस नोट पूरे देश में मुसलमान जारी नहीं करेंगे। और जो लोग इसके जानकार हैं वो ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जब फैसला आया तो इस देश के सब लोगों ने माना। लेकिन क्या जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश के विकसित भारत, पता नहीं कौन सा भारत, और इस देश में आप देखिए दूसरी तरफ 65% माएं इस देश में पहली बार जब वो मां बच्चा पैदा करती हैं तो कुपोषण है। इस देश के अंदर 70% विश्वविद्यालयों में, सुधांशु जी संसद में हैं, इनको आंकड़े बहुत पता हैं, शिक्षक नहीं है हमारे देश के विश्वविद्यालयों में। और ग्रामीण उत्तर प्रदेश चले जाइए, हमारा ग्रामीण भारत में चले जाइए, सेप्ट्रान का टैबलेट अस्पताल में नहीं मिल रहा है। झांसी में क्या हुआ? एनआईसीयू के अंदर वो बच्चा कौन था जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी? हिंदू था, मुसलमान था, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, बौद्ध मंदिर में जाएगा, जैन मंदिर में जाएगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस देश में पॉजिटिव पॉलिटिक्स कब होगी। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है? क्या यह बात सही नहीं है कि पुष्पमित्र शुंग का, जब हम इतिहास में जाएंगे, हम इतिहास के छात्र रहे, स्टूडेंट रहे, पुष्पमित्र शुंग ने इस देश के अंदर यहां से लेकर अफगानिस्तान तक, नाविका मैम, पूरे देश में उसने जो है बौद्ध मठों को जमीन में दफना दिया। आपका नाम बताइए, हवा मत दफना दिया था। कोट करिए सोर्स, और करिए, हवा में झूठ मत बोलिए, सोर्स कोट करिए, सोर्स कोट करिए, सुधांशु सोर्स कोट करिए, और एविडेंस नहीं, एविडेंस किताब बताइए, सोर्स किताब बताइए, और सुनिए, फैक्ट पर बात जैन मंदिर, अच्छा ये जैन मंदिर, गुजरात में जैन मंदिर, जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पे चढ़ाई करने का काम करते हैं, और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। और गोमती एविडेंस है, गोमटगिरी आंकड़े हैं, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप ये गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हमारे जैन साहब बैठे हैं, हो सकता है कि गैर हिंदू हैं, जैन समाज की भी इनको थोड़ा चिंता हो, ये बता देंगे। गोमटगिरी में हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर को कब्जा किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो हजारों साल के इतिहास हैं, मंदिर खोदना, मस्जिद खोदना, बौद्ध मत खोदना, जहां पे जिस मंदिर में जाइए बुद्धा की मूर्तियां निकलती हैं, कल लोग आएंगे कहेंगे साहब मंदिर गिराइए, मंदिर का सर्वे कराइए, यही होगा इस देश के अंदर। मैं सुधांशु जी से पूछता हूं, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला, जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ? पूरी बात बोले, अब आप बोल चुके सर। जैन मंदिर कब्जा किया आपने? आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं? सर बोल, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल, हम जाए, क्या तरीका है? जाए, बोल चुके ना। अरे हम कह रहे हैं हमें बोलने की दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, ये धमकी किस बात की? यही राजनीति है आपकी। देश में संविधान है, कोर्ट जाइए।
अब देखिए अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे तो वारिस पठान तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं। अब आइए आपने इस प्रकार की बात कही कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया तो मेरे बात आप नहीं बता पाए। मैं किताब का नाम बता रहा हूं। नहीं। अरे भाई आप अभी तो मत बोलिए, आप बोल चुके हैं। रोमिला थापर से लेके इरफान हबीब से लेकर सबकी किताब कोट कर दूंगा। आप किताब कोट करो। क्या पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है? ओके आपका हीरो है? भैया चिल्लाओ नहीं, जाओ किताब कोट करो। आपका हीरो है? आप जवाब भाई किताब कोट कर रहा हूं। पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है? आपका हीरो है? अपने टाइम में बोलेंगे। किताब का नाम बताइए। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा भाई कान खोल के सुन। अशोक हुआ 263 बीसी में, पुष्यमित्र हुआ 182 बीसी में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का उल्लेख। अब चुप रहिए, सुनिए। हुकूमत खत्म करके कब्जा करा। शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? क्या तरीका है भाई? शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको। आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको काउंटर का समय। मैंने नहीं बोला, आप नहीं कोट कर पाए, आप हवा में बोल रहे थे। आप सुनो अमीर भाई, कान खोल के सुनो। आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा। आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा। क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी करने? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। अमीर जमाई अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। जैन मंदिर 1000 साल पहले जा रहे हैं। 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो, ज्यादा पढ़े लिखे, जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है। चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर मस्जिद है वहां धमाके में क्यों गया? बताओ पेशावर में धमाके क्यों होते? बताओ अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके क्यों होते? हमला जहां सिर मस्जिद में धमाके क्यों होते? जूनागढ़ पे हमला मत करो। जूनागढ़ पे हमला सोच में नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोच कोड करने लगे तो करने लगे।